नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। और यहाँ दोस्तों आपको बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसी प्रकार केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही पर्यावरण के भी कुछ प्रश्न यहाँ लिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा। आगामी जितने भी एग्जाम है सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को। तो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किस बिंदु पर मिलती है तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस बिंदु पर मिलती है बोला गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन हमको 4 यहाँ पर दे दिया गया है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक बार फिर अच्छे से प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न में बोला क्या गया है। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात बोला, ठीक है, प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है दोस्तों परावर्तन के पश्चात। 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दे दिया गया है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी। तो वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति तीनों क्या रहती है दोस्तों, तो अपरिवर्तित रहता है परावर्तन के पश्चात। अगला प्रश्न है, परावर्तन के पश्चात घटता है तो क्या चीज़ घटता है दोस्तों, वेग है, तीव्रता है, आवृत्ति है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या घटता है परावर्तन के पश्चात, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा अर्थात तीव्रता क्या है दोस्तों, घट जाती है परावर्तन के पश्चात। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है दोस्तों, आभासी होता है, सीधा होता है, बराबर होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार से होता है, ऑप्शन डी होता है। ठीक, अर्थात आभासी, सीधा और बराबर इस प्रकार से होता है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सापेक्षिक प्रतिबिंब की अपेक्षिक चाल होती है तो कितनी होती है। 4 ऑप्शन हमको दिया गया है यहाँ पर और जो इसका आंसर वो हो जाएगा 24 होती है। अगला प्रश्न है, एच ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण की लंबाई के बारे में पूछा गया है। अब ये भी बोला गया क्योंकि अगर व्यक्ति है, अगर उसके सामने क्या है, समतल दर्पण है और व्यक्ति की ऊंचाई एच है तो उस व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने हाइट का क्या चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया है दोस्तों और जो इसका आंसर है वह हो जाएगा h/2 अर्थात आधे ऊंचाई तक का। ठीक है, क्योंकि h क्या है, उस व्यक्ति की ऊंचाई है और तो h/2 उसको क्या चाहिए, दर्पण की लंबाई चाहिए। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। ठीक है, गोली दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात ध्रुव कहलाता है। अगला प्रश्न है, एफ और आर के मध्य संबंध होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से संबंध होता है दोस्तों एफ और आर के मध्य। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो ऑप्शन ए दिया है और ऑप्शन बी दिया है, दोनों में अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे दोनों का मतलब एक ही है वहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा अर्थात ए और बी दोनों, क्योंकि एफ बराबर यहाँ क्या दिया है, r/2 दिया है और यहाँ हमको क्या दिया है, r = 2/f। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 को पक्षांतर कर देंगे r के साइड में तो ये भी r/2 = f हो जाएगा अर्थात दोनों आपको बराबर है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दर्पण की सभी दूरियां मापी जाती है तो किससे मापी जाती है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया है दोस्तों और इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ध्रुव से मापी जाती है दर्पण की सभी दूरियां। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश प्रवेश करता है, कहाँ से कहाँ प्रवेश करता है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी दिया है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है तो क्या होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर पदार्थ का ऑप्शन ए दिया अपवर्तनांक घटता है, ऑप्शन बी है क्रांतिक कोण बढ़ता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा अर्थात ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है तो क्या उदाहरण है दोस्तों इसके। तो 4 हमको यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है और जो इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात जो ऑप्शन ए बी सी तीनों में दिया है वर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या दिया है, लूमिंग दिया है, मृगमरीचिका दिया है और
हीरे का चमकना। तो ये क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेश में प्रकाशीय भ्रम है तो क्या चीज़ है दोस्तों? ठंडे प्रदेश में प्रकाशीय भ्रम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात लूमिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में प्रकाशीय भ्रम कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो अभी हम लोग देखें जो ठंडे प्रदेश में होता है उसको क्या बोला जाता है? लूमिंग बोला जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में या फिर जो समतली क्षेत्र में किस प्रकार से दिखता है दोस्तों? तो मृगमरीचिका। ये आप देख सकते हैं ज़्यादातर गर्मियों के दिन में आप लोग कहीं भी इसको देख सकते हैं, जो सड़क पर या फिर कहीं दूर पर जो हमको जल के समान दिखता है ना, वही क्या चीज़ है? मृगमरीचिका है। इसमें आप सिर्फ आभास होता है कि सामने में जल है, पानी है, लेकिन वह नहीं होता। अगला प्रश्न है, लेंस के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन हमको दिए हैं दोस्तों, और जो सही कथन है वो है ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है लेंस की 2 गोली सतह होती है, यह कथन सही है दोस्तों। अगला है वक्रता केंद्र C1 एवं C2 होती है, और ऑप्शन सी दिया है वक्रता त्रिज्या R1 और R2 होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही है, जिसमें ऑप्शन ए बी तीनों शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पतले लेंस का केंद्र क्या कहलाता है? ठीक है, पतले लेंस का केंद्र पूछा गया है, क्या कहलाता है पतले लेंस का केंद्र? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा अर्थात प्रकाशिक केंद्र कहलाता है पतले लेंस का केंद्र। अगला प्रश्न है, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? ठीक है, मुख्य फोकस पूछा है तो लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा अर्थात 2 मुख्य फोकस होते हैं लेंस के। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव होता है तो किस प्रकार से होता है दोस्तों? अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, 4 ऑप्शन हमको दिया है यहाँ पर, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी, आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, किस प्रकार से बनता है? तो आभासी, सीधा और छोटा बनता है प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, प्रकाश का नीला दिखाई देना किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों प्रकाश का नीला दिखाई देना? ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस पर आधारित है दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा अर्थात प्रकीर्णन पर आधारित है प्रकाश का नीला दिखाई देना। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है तो किस प्रकार बनता है दोस्तों? इंद्रधनुष ये पूछा है, तो प्रकाश के विक्षेपण से बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार बनता है? ए और बी दोनों अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो जान लेते हैं किस प्रकार बनता है। तो प्रकाश के विक्षेपण से और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस किस प्रकार कार्य करता है? तो किस प्रकार कार्य करता है दोस्तों नेत्र लेंस होता है वो? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात ऑप्शन ए में जो दिया है ना वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उभयोत्तल की तरह यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो किस प्रकार बनता है दोस्तों? रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वास्तविक और उल्टा बनता है अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेटिना का सबसे सुग्राही भाग होता है तो कौन सा होता है दोस्तों? पित्त बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है, काला बिंदु होता है और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पित्त बिंदु होता है रेटिना का सबसे सुग्राही भाग। अगला प्रश्न है, आँख के कौन से दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता? ठीक है, तो क्या बोला गया है? कौन सा दोस्तों जिसमें निकट की वस्तु बोला गया ना, इसको याद रखिएगा। दूर की वस्तु बोला जा रहा है कि निकट की वस्तु बोला जा रहा है इसको? तो यहाँ पर बोला है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, क्या है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो किस दोष में बनता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी दिया है दूर दृष्टि दोष में और ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? ठीक है, विद्युत धारा के बारे में पूछा गया है तो यह किस प्रकार की राशि है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अदिश राशि है विद्युत धारा। ठीक है, क्या है? अदिश राशि है विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ए सही मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा के सही मात्रक के ऊपर से है, तो क्या है दोस्तों विद्युत धारा का ए सही मात्रक? तो एम्पियर और बायोट। ठीक है, दोनों हो जाएगा अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों।
अगर आप दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम आप लोग 2 से 3 लोगों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं ताकि सबका हेल्प हो सके और इतनी मेहनत से जो वीडियो बनाते हैं कम से कम उसका फल हमको थोड़ा सा मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक में कुल आवेश होता है, कितना होता है दोस्तों? 0 होता है, 10 होता है, 20 होता है या फिर अनंत होता है। तो कितना होता है किसी धारावाही चालक में कुल आवेश? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए 0 होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव दर्शाता है? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव दर्शाता है? तो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए दोस्तों, इतना सारा प्रश्न करा रहे हैं तो कहीं अगर क्वेश्चन के जो ऑप्शन में ऊपर नीचे आंसर ले लिया जाएगा ना, तो उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ का जो आंसर है वो मिस्टेक हो चुका है। उसको कारण सहित आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर दूसरा हो रहा है क्योंकि इसका कारण ये है करके। अगला प्रश्न है, दिश धारा कौन सा प्रभाव दर्शाता है? ठीक है, दिश धारा के बारे में है दोस्तों, अर्थात डीसी करंट के बारे में है। तो यह कौन सा प्रभाव दर्शाता है? तो किस प्रकार का प्रभाव दर्शाता है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात रासायनिक, ऊष्मीय और चुंबकीय तीनों प्रभाव दर्शाता है, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों में धारावाहक होते हैं तो कौन होते हैं दोस्तों? अर्धचालकों में धारावाहक, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों। तो ए में दिया है होल और बी में दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या होते हैं? अर्धचालकों में धारावाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो 4 कथन हमको दिया गया है, जिसमें 2 कथन है, ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थात विभिन्न तापों पर वी आई ग्राफ विभिन्न होते हैं। यह क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनओमीय युक्ति के उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है दोस्तों इसके? 4 ऑप्शन हमको यहाँ दे दिया गया है और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात गैस, क्रिस्टल, दिष्टकारी और ट्रांजिस्टर तीनों क्या है? तो अनओमीय युक्ति के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, क्या है दोस्तों? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है तो कौन है? ऑप्शन ए दिया है चिमटा, ऑप्शन बी दिया है मनुष्य का हाथ, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है सरौता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन सी हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो कौन बदलता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऑप्शन ए दिया है मोमबत्ती, ऑप्शन बी दिया है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है डायनेमो और ऑप्शन डी है विद्युत मोटर। तो कौन बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात डायनेमो। तो यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व जनित त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए दी है ध्रुव, ऑप्शन बी है विषुवत रेखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता? ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता ये बोला गया है? उपक्रम का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल। ठीक है, तो किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए दिया द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी दिया है घनत्व पर, ऑप्शन सी है आयतन पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। तो क्या है दोस्तों वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों बार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का महत्तम घनत्व होता है। तो 4 अंश सेल्सियस होता है दोस्तों जल का महत्तम घनत्व, जो कि ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा 4 अंश सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है, गामा किरण की खोज किसने की? ठीक है दोस्तों, गामा किरण की खोज किसने की ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पॉल विलार्ड ने की थी गामा किरण की खोज। अगला प्रश्न है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? ठीक है, एक्स किरण की खोज किन्होंने की थी? 4 ऑप्शन यहाँ भी है, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा रॉन्टजन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। इन्होंने क्या की थी? तो एक्स किरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो किन्होंने की है दोस्तों रेडियो तरंग की खोज? यहाँ भी 4 ऑप्शन है दोस्तों, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कोनी ने की है रेडियो तरंग की खोज। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न,
तरंग का आवृत्ति होता है कितना होता है दोस्तों, इसका आवृत्ति 4 ऑप्शन हमको दे दिया गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज के नीचे होता है अपश्रव्य तरंग का आवृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य बोला है ना, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका इन तरंगों का उपयोग किया जाता है किन में किया जाता है। ऑप्शन ए है गठिया रोग के उपचार में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, अर्थात गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, इन दोनों में क्या किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों ध्वनि की जो चाल है। ऑप्शन ए दिया प्रत्यास्थता पर, और ऑप्शन बी है घनत्व पर, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों इसका आंसर है, इसको याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन हमको लेके चलना है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता ये बोला गया है, या फिर परिवर्तन नहीं होता ये आप देख सकते हैं। तो किस में परिवर्तन नहीं होता ये पूछा गया है। आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, चाल में परिवर्तन नहीं होता, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं होता, या फिर सभी इन जो तीन दिया है तीनों में परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती है तब। अगला प्रश्न है ध्वनि के लक्षण क्या है। ठीक है, ध्वनि के लक्षण पूछा गया है, तो क्या है। ऑप्शन ए प्रबलता, ऑप्शन बी है तारत्व, ऑप्शन सी है गुणता, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या है दोस्तों ध्वनि के लक्षण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है। ठीक है, 1/10 सेकंड, वो अगला दिया है 1/15 सेकंड, अगला फिर 1/20 सेकंड, और वो अगला दिया है 1/30 सेकंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो किसको अलग किया जाता है दोस्तों, कर्पूर को अलग किया जाता है, नेप्थलीन को अलग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जाता है, या फिर सभी को अलग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात इसको याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किसको अलग किया जाता है, तो कपूर को अलग किया जाता है, नेप्थलीन को अलग किया जाता है, और अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। अगर कोई दूसरा प्रश्न आता है जिसमें से किसको अलग किया जाता है करके दे दिया रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको यहाँ 3 चीज़ याद रखना है, कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, तीनों में से किसी का अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका गलने पर आयतन सिकुड़ता है। ठीक है दोस्तों, किसके गलने पर आयतन सिकुड़ता है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ढला हुआ लोहा, ऑप्शन बी है बर्फ, ऑप्शन सी है एंटीमनी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज बताना है किन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात जे थॉमसन। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, ईंट पर नाच। ठीक है, याद रखिएगा ईंट पर नाच। तो वहाँ से आप लोग एक एक सेंटेंस लेंगे। ई का क्या हो जाएगा, ईंट पर नाच, ये आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ई का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब टी से आपको समझ जाए थॉमसन। उसी प्रकार क्या है फिर पर है, तो पी का हो जाएगा आपका प्रोटॉन, फिर र से हो जाएगा रदरफोल्ड। इस प्रकार आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ईंट पर नाच इसका क्या हो जाएगा, एक ट्रिक है जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ताओं के बारे में इससे जान सकते हैं। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो किन्होंने की थी दोस्तों इसकी खोज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात एंडरसन ने की थी इसकी खोज। अगला प्रश्न है चट्टान की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों चट्टान की आयु ज्ञात करने में। ऑप्शन हमारा पास 4 है, और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है रक्त के थक्के का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सोडियम का प्रयोग किया जाता है रक्त के थक्के का पता लगाने में। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि होती है उसके उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, आयोडीन का, या फिर कोबाल्ट का। तो किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात आयोडीन का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए। अगला प्रश्न है
जिन आयनों और परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है दोस्तों उनको? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है उनको, जिनमें आयन और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो किसमें होती है दोस्तों? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात क्लोरीन की। अगला प्रश्न है, sp संकरण की प्रवृत्ति होती है, तो किस प्रकार की प्रवृत्ति है दोस्तों sp संकरण की? ऑप्शन ए है रेखीय, ऑप्शन बी है त्रिकोणीय, ऑप्शन सी है पिरामिडीय और ऑप्शन डी है द्विपिरामिडीय। तो किस प्रकार की होती है दोस्तों sp संकरण की प्रवृत्ति? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात रेखीय प्रवृत्ति की होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, ठीक है क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं बोला गया है साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, अवकरण अभिक्रिया में और उपयुक्त सभी। तो किस में होती है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण की जो क्रियाएं हैं इस अभिक्रिया में साथ साथ होती है। अगला प्रश्न है, FO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों इसमें? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्या है? +2। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल? सिरका में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है या फिर टमाटर में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सिरका में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है, तो क्या स्रोत है दोस्तों? ग्लूकोज, जल, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्के बढ़ने पर रोकता है, ठीक है, तो क्या है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन ए है दिया है थॉम्बिन, ऑप्शन बी है हिफ्रिन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी एंटीबॉडी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हिफ्रिन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैगरहैंस की दीपिकाएँ इनमें पाई जाती है, तो किन में पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है अग्नाशय में, ऑप्शन बी दिया है यकृत में, ऑप्शन सी है हृदय में और ऑप्शन डी अमाशय में। तो किस में पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अग्नाशय में यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं दोस्तों, तो क्या होते हैं एंजाइम? 66 नंबर का प्रश्न है और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना है आंसर की 4 ऑप्शन में से कौन सा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो कौन सा अम्ल दोस्तों की विटामिन भी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड इसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कोक। तो ये क्या पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, एक धातु एम अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता परंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर एक काले रंग का यौगिक देता है, एम को पहचानिए। तो एम क्या चीज़ है दोस्तों, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा Cu, ठीक है, अर्थात कॉपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो किसमें होगी दोस्तों परमाणुओं की संख्या अधिकतम? 4 ऑप्शन हमको दे दिया गया है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है CH4 के 16 ग्राम में, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी? तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो किसके द्वारा विभेदित किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, अर्थात टोलेंस अभिकर्मा के द्वारा इसको विभेदित किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए यौगिक में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो किस में है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, OF2 में। अगला प्रश्न है, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है, तरंग की तरंग दैर्ध्य है तो कितने सेंटीमीटर दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 और 2/3 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, तो कितना होगा दोस्तों? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 9/8 होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का
रंग कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थ वायर का रंग किस प्रकार से होता है, घरेलू वायरिंग में यह हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो किस प्रकार से होता है अर्थात किस रंग का होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा संबंधित नियम किसके संरक्षण से होता है। ठीक है, किसके संरक्षण से होता है, आवेश के, संवेग के, द्रव्यमान के या फिर ऊर्जा के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा, अर्थात संवेग के। अगला प्रश्न है, रेशम पालन क्या कहलाता है। ठीक है, तो रेशम पालन के बारे में पूछा गया है, तो रेशम पालन क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाला समस्त जीवधारी होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, जो जीवधारी होते हैं वह होते हैं एक कोशीय तथा प्रोकैरियोटिक, अर्थात ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, एक कोशीय तथा प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फाइटोक्रोम। ठीक है, कौन रखता है, तो फाइटोक्रोम रखता है। अगला प्रश्न है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है दोस्तों, बताना है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ दे दिया गया है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सिगामेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्नायु बोला जाता है, फिर इसी को सिगामेंट बोला जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजों का जरायुज। ठीक है, क्या है, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, ऑप्शन ए दी है आलू में, ऑप्शन बी है राइजोफोरा में, ऑप्शन सी है गन्ने में और ऑप्शन डी है आम में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात राइजोफोरा में यह क्या होता है, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जूल होता है ऊष्मा का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होगा, तो कितना बल होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 3 मात्रक। अगला प्रश्न है, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रा का उपयोग होता है क्योंकि यह क्या है दोस्तों, इसलिए इसका उपयोग होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात यह जो है ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, कितने अंश का होता है दोस्तों, 90 अंश का, 45 अंश का, 135 अंश का और 0 अंश का। तो कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है नमन कोण, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश क्या होता है तब हम किसी अदीप्त वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है। ठीक है, क्या होता है, जब प्रकाश हमारी आँखों की ओर परिवर्तित होता है उससे टकराकर तब हम उसको देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अपश्रव्य तरंगे ध्वनियों क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है, तो किसके द्वारा निर्धारण होता है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता का 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है कंपन के आयाम के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात द्वारा, ऑप्शन सी दिया है कंपन की आवृत्ति के द्वारा और ऑप्शन डी दिया है कंपन के आयाम तथा इसकी आवृत्ति के गुणनफल द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कंपन के आयाम के द्वारा इसका प्रबलता का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ऑप्शन ए दी है दूरी, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है त्वरण और ऑप्शन डी है चाल। तो क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात त्वरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंडों, ऑप्शन ए दिया के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, ऑप्शन बी अब पिंडों के विभिन्न त्वरण होंगे, ऑप्शन सी पर समान परिमाण के कार्य करेंगे जो बल है वो, और ऑप्शन डी है पिंडों के जड़त्वों के
परिवर्तन हो जाएंगे, जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। तो प्रश्न में जो पिंड दे दोस्तों उसको लेकर के मैं चलाऊँ, क्योंकि इसी के बाद का सेंटेंस आपको पूरा करना है यहाँ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 91 नंबर का है दोस्तों। क्वेश्चन है, विद्युतीय लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो कौन निरूपित करता है दोस्तों वोल्टता को, तो हमारे यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थात किया गया कार्य बटे विद्युतीय धारा गुणा समय। तो ये क्या करता है, तो वोल्टता को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, उसको चयन करना। जो असत्य कथन उसको हमको यहाँ चयन करना है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर हमको दिया है दोस्तों, और जो इसका आंसर है बताते हैं आंसर कौन सा है इसका। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें दिया है, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा दूरस्थ है तो वे शून्य तीव्रता को निरूपित करती है। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है। इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है दोस्तों इसको सिखाने के लिए, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात प्रदर्शन विधि। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। तो क्या तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात देखते हैं दोस्तों ऑप्शन सी में क्या है। तो इसमें दोस्तों छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों का रिपोर्ट तैयार कराना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है तो किस प्रकार होता है दोस्तों, या फिर क्या होता है। चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है, टेरोलिन होता है, आइसोप्रोपिन होता है, ऑप्शन सी दिया आयरन होता है, और ऑप्शन डी है नियोप्रिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आइसोप्रिन है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा उसको, आइसोप्रिन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात आइसोप्रिन क्या होता है, तो प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। ठीक, सर्वाधिक क्वथनांक बोला गया दोस्तों, तो कौन सा यौगिक है सर्वाधिक क्वथनांक वाला, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात एन पेंटेन। तो ये क्या है, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों, एरोमेटिक बोला। ठीक है, एरोमेटिक के अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात 4n+2। ठीक है, क्या होती है, 4n+2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के फलस्वरूप खोज किया था। ठीक है, तो खोज किया गया, फिर खोज किया था, तो किसका है, इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में नाभिक है, ऑप्शन सी है परमाणुवीय द्रव्यमान है, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, परमाणु में नाभिक की खोज की थी किनके द्वारा, तो रदरफोर्ड के द्वारा, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो कौन सा दोस्तों विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा हवा। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न है, परस्पर 60 अंश के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी तो कितनी प्रतिबिंब बनेगी दोस्तों, यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 5 प्रतिबिंब। ठीक है, 60 अंश कोण बोला गया है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है, आयाम के द्वारा यह निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है, तो कौन सा आधार है दोस्तों, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो किस आधार पर वह कार्य करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसी के ऊपर वह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात वास्तविक, सीधा और वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है तो कितना होता है दोस्तों वस्तु के पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है तो कौन सी युक्ति है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात MICR। ठीक है, क्या है MICR। अगला प्रश्न देखते हैं। SB किस प्रकार का प्रतीक है। ठीक है, क्या बोला गया SB किस प्रकार का प्रतीक है, फिर किसका प्रतीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात एंटी मनी। ठीक है, क्या पूछा गया SB तो एंटी मनी का वह संकेत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यौगिक है तो कौन सा यौगिक है दोस्तों। हीरा ग्रेफाइट है, ओजोन है, जल है, तो कौन यौगिक है इनमें से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो जल है वो क्या है तो एक यौगिक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, बताना है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, हमसे ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात Al2SO4 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु है तो कौन सी धातु दोस्तों जिसका गलनांक सबसे कम है दिए गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा गैलियम। अगला प्रश्न है क्षारीय माध्यम में फिनाप्थेलिन सूचक का रंग होता है। ठीक है, 112वें नंबर का प्रश्न है। क्षारीय माध्यम में फिनाप्थेलिन सूचक का रंग होता है तो किस प्रकार का होता है, सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है, पीला होता है, फिर हल्का हरा होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात गुलाबी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्या होता है तो गुलाबी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकाल और टेरिप्थैलिक का एक बहुलक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों डेक्रान। क्या है डेक्रान, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वायरस जनित रोग है तो कौन है दोस्तों वायरस जनित रोग। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा रेबीज। तो ये क्या है दोस्तों वायरस जनित रोग है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यीस्ट या फिर खमीर एक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, जीवाणु का उदाहरण है, कवक का उदाहरण है, विषाणु का उदाहरण है या फिर शैवाल का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह एक कवक का उदाहरण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यीस्ट या फिर जो खमीर है वह, इसका दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है। ठीक है, कौन सा बोला गया, शीत आवास बोला गया है ना, याद रखिएगा कौन सा शीत आवास का पादप है। 4 ऑप्शन हमको यहाँ दिया गया है दोस्तों और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा अर्थात सोल्डेनेला। ये क्या है तो शीत आवास का पादप है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यकृत। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यकृत, जो क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मादा मानव में निषेचन स्थल है तो कौन सा दोस्तों निषेचन स्थल, योनि है, गर्भाशय है, अंडवाहिनी है या फिर फलोपियन ट्यूब है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अंडवाहिनी क्या है तो मादा मानव में निषेचन स्थल है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में सामान्यतया अलैंगिक जनन का प्रकार है तो किस प्रकार का है दोस्तों, ये हमसे यहाँ पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मुकुलन प्रकार का। अगला प्रश्न है तप्त स्थल शब्द दिया गया था तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तप्त स्थल जो शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा अर्थात नॉर्मन मेयर ने यह शब्द दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सही उपयुक्त है। तो कौन सी तकनीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भस्मीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। तो किनको जाना जाता है दोस्तों भारत के बर्डमैन के नाम से, ऑप्शन हमारा पहला अर्थात ए सही हो जाएगा सलीम अली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण बल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा गाल्जिका में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर लेते जा रहे हैं ताकि आपको भी जल्दी से यह कंप्लीट हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है दोस्तों वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित
चवर्णक दांतों की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों? हमको दिया है ऑप्शन में 2, 4, 6 और 8, तो कितनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 दांत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जली लकड़ी का उत्पाद है तो क्या है दोस्तों? जली लकड़ी का उत्पाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कूट के रूप में अलग से हमको दे दिया गया है। पहला दिया है CO2, दूसरा दिया जल वाष्प और तीसरा दिया NO2। बताना है तीनों में से कौन सा है, या फिर तीनों है या फिर अलग अलग। इस प्रकार से हमको 4 ऑप्शन और दिए गए हैं और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग होता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, क्या है? कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा किसके लिए किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच हेतु इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? तो कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हैं और बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके। ठीक है, क्या करना है? 127वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सा गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं? तो कौन से गैस का मिश्रण लाते हैं दोस्तों प्रयोग में? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन एवं हीलियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो कौन सा दोस्तों श्वसन तंत्र से जुड़ी प्रमुख बीमारियों का कारण? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात विलंबित सूक्ष्मकण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ठीक है, तो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी दोस्तों? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर वह क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें देख सकते हैं 4 तो कूट हमको दिए, पहले कूट को पढ़ते हैं। क्या है? पहला दिया है सभी धातुएं तन्य होती है, दूसरा है सभी अधातुएं तन्य होती है, तीसरा है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है और चौथा है कुछ धातुएं तन्य होती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या दिया? तीसरा कथन सत्य है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। और उसके बाद दिया जो कथन पहला, दूसरा और चौथा असत्य है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो जोड़ी में दिया दोस्तों कितनी जोड़ी होती है मनुष्य में पसलियों की संख्या? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 12 जोड़ी। ठीक है, कितनी जोड़ी? तो 12 जोड़ी होती है मनुष्य में पसलियों की संख्या। अगला प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया? तो किनके द्वारा संश्लेषित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किनके द्वारा? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा। अगला प्रश्न है, कवकों से संचित खाद्य पदार्थ कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शन हमको दिया है, ग्लाइकोजन दिया है, स्टार्च दिया है, सुक्रोज दिया है, ग्लूकोज दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एजोटोबैक्टर। क्या है एजोटोबैक्टर? ये क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चिली फल का खाने योग्य भाग है, तो कौन सा भाग है दोस्तों? चिली जो फल होता है उसका खाने योग्य, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एरिल। ठीक है, एरिल वाला भाग क्या है? उसका खाने योग्य है। अगला प्रश्न है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात एड्रिनल। तो ये क्या है? एक आपातकालीन ग्रंथि है मानव शरीर की। अगला प्रश्न है, एगार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एगार क्या है दोस्तों? प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लाल शैवाल से यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है दोस्तों? क्लोरोफिल में कैल्शियम शामिल होता है, बोलिशियम शामिल होता है, मैग्नीशियम है या फिर स्ट्रॉन्शियम है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात मैग्नीशियम शामिल होता है क्लोरोफिल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गूथे आटे की किसी लोई, ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया? गूथे आटे की किसी लोई को बेल कर समतल चपाती का रूप दिया गया, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने से लोई की आकृति में बदलाव
गया या फिर बदला गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशिएबल। ठीक है, पेशिएबल लगभग सभी के घर में होता है दोस्तों। क्या बोला गया है, जो लोई होता है उसमें अगर हम लोग बल लगाते हैं तो क्या होता है, रोटी के शेप ले लेता है। तो कौन से बल के कारण यह लेता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर क्या निकला दोस्तों, पेशिएबल के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है दोस्तों, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक नियम, परिकल्पना बनाना और प्रयोग करना। तो क्या आता है इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वैज्ञानिक अभिवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए दोस्तों, तो दल शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ से या फिर कहाँ की जाए कि उसका वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो कहाँ करना चाहिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कहाँ की जानी चाहिए, अर्थात एफ व 2F के मध्य। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, एफ व 2F के मध्य करने से। अगला प्रश्न है, CH3COONA का जली विलयन होता है। तो किस प्रकार होता है दोस्तों, इसका जली विलयन ये पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात क्षारीय होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात इसका जो जली विलयन होता है वह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो किसके लिए, तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है बोला गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन है दोस्तों स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्टील। स्टील से क्या किया जाता है दोस्तों, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होता है जब, तो कब होता है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है ना, और इसी को हमको यहाँ बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही है तब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2 प्रश्न 3 प्रश्न लगभग हमारा बचा है, फिर ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्ति गति है तो वृत्ति गति में काली स्थान रहता है, तो वेग नियत रहता है, त्वरण नियत रहता है, चाल नियत रहता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, तो वृत्ति गति में चाल नियत रहता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा का स्तर होता है। तो किस प्रकार से होता है दोस्तों फर्मी ऊर्जा का स्तर, हमको 4 ऑप्शन दिया, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, ऑप्शन बी दिया चालन बैंड के ठीक नीचे, ऑप्शन सी दिया वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात वर्धित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में होती है फर्मी ऊर्जा स्तर। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और इस सीरीज का भी अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एक से किरणों की भेदन क्षमता निर्भर नहीं करती। ठीक है, क्या है, तो एक से किरणों की जो भेदन क्षमता है वह निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन ए दिया तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन बी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन सी है विभवांतर पर निर्भर नहीं करती, और ऑप्शन डी तंतु की धारा पर निर्भर नहीं करती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात तंतु की धारा पर यह निर्भर नहीं करती। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 150 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कम से कम 2 से 3 व्यक्ति की में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इतना जो मेहनत से बनाए उसका कुछ फल हमको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।